सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहम् अनूप कुमार पाण्डेयः, शिक्षासंकायः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य पाठ्यक्रमान्तर्गतं पञ्चमपत्रस्य वैकल्पिकमानवाधिकारशिक्षायाः पाठ्यक्रमे अद्यत्वे अस्माभिः परिचर्चा विधीयते। अस्य पत्रस्य अन्तर्गतम् अद्य अस्माभिः आधारभूतानां मौलिकाधिकाराणां विषये परिचर्चा विधास्यते। मौलिकाधिकाराः एव मानवाधिकारत्वेन सामान्यतः परिगण्यन्ते, यतोहि एते त एव अधिकाराः सन्ति येषाम् आधारेण सर्वेभ्यः मानवेभ्यः विधेः पुरतः समानतायाः, शिक्षायाः, धार्मिकस्वतन्त्रतायाः, शोषणस्य विरुद्धं, पुनः स्वाधीनतायाः इत्यादिकम् अधिकाराः मिलन्ति। अत एव मौलिकाधिकाराः एव एते सन्ति। वयं जानीमः यत् अस्माकं संविधाननिर्मातृभिः यदा संविधानस्य निर्माणं क्रियते स्म तदानीं तेषां पुरतः बहवः आधाराः नासन्। अतः ते विविधदेशेषु यानि संविधानानि सन्ति तेभ्यः अंशान् स्वीकृत्य अस्माकं संविधानस्य संरचनां कृतवन्तः। तस्मिन्नेव परिप्रेक्ष्ये मौलिक अधिकाराणां संग्रहणम् अमेरिकादेशस्य संविधानेन कृतं वर्तते। अर्थात् अमेरिकादेशीयैः संविधाननिर्मातृभिः स्वस्य संविधाने प्रत्येकं नागरिकेभ्यः केचन अधिकाराः प्रदत्ताः सन्ति। त एव तेषां सांवैधानिक मौलिक अधिकारत्वेन परिगणिताः सन्ति तेषां संविधाने। ततः एव वयं भारतीयाः अपि सन्दर्भान् स्वीकृत्य स्वस्य संविधाने मौलिकाधिकाराणां विनिवेशः कृतः। एतस्य मौलिकाधिकारस्य क्रमे वयं जानीमः यत् संविधानस्य तृतीये भागे मानवाधिकाराणां वर्णनं भारतीयसंविधाने वर्तते। यतोहि मौलिकाधिकारेषु पूर्वं 7 अधिकाराः आसन्, किन्तु तेषु सम्पत्तेः अधिकारः अधुना न्यायालयीयप्रणाल्या सर्वेभ्यः प्राप्तः वर्तते। ततः मौलिक अधिकारत्वेन अद्यत्वे सम्पत्तेः अधिकारस्य गणना न भवति। तं परित्यज्य 6 अधिकाराः इतोपि मौलिकाधिकारत्वेन परिगणिताः सन्ति, उपनिबद्धाः सन्ति, विद्यमानाः सन्ति। तेभ्यः एव मौलिकाधिकारेभ्यः क्रमशः एकैकम् अधिकारं स्वीकृत्य अस्माभिः परिचर्चा विधास्यते। यतोहि एकस्यामेव व्याख्यानशृङ्खलायाम् एतेषां सङ्ग्रहणं तु भवति, किन्तु एकस्मिन् एव व्याख्याने यदि सर्वेषामपि मौलिकाधिकाराणां सङ्ग्रहणं क्रियते चेत् अस्माकं व्याख्यानमपि दीर्घतमं भवति, पुनः सर्वेषाम् अनुच्छेदानां स्पष्टतया कदाचित् परिचर्चा अपि न भवितुं शक्या। ततः वयम् एकैकम् अधिकारं स्वीकृत्य क्रमशः अत्र परिचर्चा विधास्यते। ततः प्रथमः अधिकारः वर्तते स्वतन्त्रतायाः अधिकारः। अस्मिन् अधिकारे 14तः 18 पर्यन्तम् अधिकाराः अत्र समावेशिताः सन्ति। क्रमशः अस्माभिः एतेषाम् अनुच्छेदानां विषये अत्र परिचर्चा क्रियते। के एते अनुच्छेदाः, पुनः एतेषु किं वर्णितम् अस्ति, मानवेभ्यः समानतायाः कृते किं प्राप्तं वर्तते। प्रथमः अधिकारः वर्तते समानतायाः अधिकारः। साथियों, अब यहाँ से आगे की परिचर्चा हम हिंदी में करेंगे। कारण यह है कि हमारा मूल संविधान स्वयं अंग्रेजी में है। अंग्रेजी से हम बोधगम्य भाषा में हिंदी में इन विषयों का पहले अनुवाद किए। इस अनुवाद को पुनः यदि संस्कृत में करने का प्रयास किया जाए तो शब्दानुवाद नहीं हो पाएगा, अपितु भावानुवाद होगा। और एक एक शब्दों का अपना कोई न कोई विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट संदर्भ है। तो उन संदर्भों तक पहुंचने के लिए, चूंकि हमारी ये सामान्य भाषा है, हिंदी में हम आसानी से समझ सकते हैं, तो सर्वप्रथम हम इसमें हिंदी में इसकी परिचर्चा करेंगे
हाँ, यदि आवश्यकता होती है, आपकी अपेक्षा होती है, तो आपकी आवश्यकता और अपेक्षा के अनुरूप बाद में फिर से हम संस्कृत में भी इसका संस्कृत अनुवाद प्रस्तुत कर देंगे। पहले आप एक बार हिंदी में पूरे विषय को सुने और समझें। अ, पहले तो मौलिक अधिकारों की कुछ विशिष्टताएं हैं, इन 3 बिंदुओं में हम उनको देखते हैं। पहला यह कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का संग्रहण किया गया। हमने चर्चा किया ही कि जब संविधान बनाना था, उस समय हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिसको हम अंतिम रूप से जनतांत्रिक प्रणाली के रूप में स्वीकार करें। तो हमने विविध जो जनतंत्र विद्यमान है विविध विश्व के देशों में उनके संविधानों से कुछ-कुछ अंशों का संग्रहण किया और अपना संविधान बनाया था, हमारे जनप्रतिनिधियों ने। तो उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का ग्रहण किया। ये पहला बिंदु। दूसरा, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक किया गया है। अर्थात मौलिक अनुसंधानों का वर्णन भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, अलग-अलग अभी 12 भाग हैं आपको पता होगा, तो तीसरे भाग में 12वें अनुच्छेद से लेकर के 35वें अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तीसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, अर्थात इदम इत्थम्तया यह निश्चित नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में सभी को यह मौलिक अधिकार दिए ही जावें। किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आपात के दौरान, आपातकालीन स्थिति जब लागू होता है, तब अनुच्छेद 352 के द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। अर्थात अन्य सभी मौलिक अधिकार सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। किन दशाओं में? जब राष्ट्रीय आपात की ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में। फिर मूल संविधान में, अब यहाँ से आगे देखते हैं, मूल संविधान में मुख्यतः 7 मौलिक अधिकार थे, इसकी परिचर्चा हमने किया ही, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 अ के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से, यह आप स्पष्टतः ध्यान रखेंगे। साथ ही यहीं पर आपको आज का यह गृह कार्य भी दिया जाता है। आप अलग-अलग संदर्भों से इंटरनेट का उपयोग करके और पुस्तकों का उपयोग करके यह ढूंढने का प्रयास करेंगे कि यह 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और संसद में किस पार्टी की सरकार थी, उच्च सदन में किसका बहुमत था और निम्न सदन में किसका बहुमत था, और तत्कालीन इसको पास कराने के लिए कितने लोगों ने अपनी सहमति दी थी कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाए, मौलिक अधिकार से हटा दिया जाए। यह आज का आपका गृह कार्य रहेगा। इन प्रश्नों का आप उत्तर ढूंढेंगे, लिखेंगे और मेल के द्वारा भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे की विषय वस्तु की तरफ अब हम चलते हैं। तो अभी जो मूलतः 6 अधिकार प्राप्त हैं, उनमें पहला है समता या समानता का अधिकार। सामान्यतः समानता के अधिकार के नाम से इसको हम जानते हैं, परिचर्चा करते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। इसमें अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक का वर्णन है, अर्थात 14 से 18 तक के इन 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार के विषय में वर्णन किया गया है। दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के और अनुच्छेद 22 तक किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित तमाम तथ्यों का वर्णन 19वें से लेकर 22वें अनुच्छेद तक किया गया है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक, 2 अनुच्छेदों में इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक किया गया है। छठा है संवैधानिक अधिकार, जिसमें संवैधानिक में अभिव्यक्ति का अधिकार, फिर अपने नागरिकता संबंधी अन्य सभी अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से इन 6 अधिकारों को क्रमशः हम एक-एक व्याख्यान श्रृंखला में पढ़ेंगे, ताकि हमारा यह वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आसानी से समझ में भी आए। आज हम पहला जो समानता का अधिकार है,
अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का इसके विषय में परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा के क्रम में इन अनुच्छेदों में जिन विषयों का वर्णन किया गया उनको क्रमशः आइए देखते हैं। साथियों, अब समानता या समता के अधिकार के विषय में हम देखते हैं। तो समानता का अधिकार इस नाम से, समता का अधिकार इस नाम से भी इस अधिकार को संबोधित किया गया है कई जगहों पर। और इसमें कुल मुख्यतः 5 अनुच्छेद समाहित हैं: 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। इसके अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है 14वां, वह कहता है कि विधि के समक्ष सभी की समानता है। विधि के समक्ष अर्थात संविधान के समक्ष भारत का कोई भी नागरिक हो, वो सब समान है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून राज्य बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, वंश, मूल इत्यादि के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं बनाएगा, अलग-अलग व्यक्ति पे लागू नहीं करेगा। जो कानून बनेगा वो सभी व्यक्तियों पर, संपूर्ण राज्य के व्यक्तियों पर एक साथ एक जैसा लागू किया जाएगा। दूसरा जो अनुच्छेद है 15वां, यह कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का इसमें निषेध किया गया है। अर्थात राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, आवास बना सकता है, व्यवसाय कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। वो धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी वंशावली के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इस संघ यहाँ पर राज्य शब्द हमेशा संघ के सामूहिकता के अर्थ में ग्रहण किया जाएगा। भारत एक गणराज्य है। एक गणराज्य, गण किसका है? तो इन छोटे-छोटे राज्यों का गणराज्य है, समूह है। तो इसलिए इस समस्त भारत गणराज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ये तीसरा अनुच्छेद 16वां कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रहेगी। अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि कुछ जो वर्ग थे, तथाकथित जो अनुसूचित जाति से तात्पर्य है, संविधान जब बनाया गया तो कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे थे जो बहुत पिछड़े हुए थे। उनको लिए एक सूची बनाई गई और उस सूची में आने वाले जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है। दूसरा अनुसूचित जनजाति जो बहुत दुरूह क्षेत्र में विद्यमान थे और वो उनकी अपनी अलग-अलग संस्कृति सभ्यता हुआ करती थी, उनकी एक सूची बनाई गई, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। और तीसरा है पिछड़ा वर्ग। तो इन लोगों को मुख्य धारा में ले आने के लिए जरूर इनको विशेष प्रावधान इनके लिए किया गया था और यह रखा गया है कि राज्य बड़े सावधानी से इनको मुख्य धारा में शामिल कराने का प्रयास करेगा। तो ये अपवाद मात्र है, इस बिंदु को हटाया जाए अपवाद शब्द को, अर्थात ये कुछ समय के लिए किया गया है कि ये भी मुख्य धारा में आ जाएं। तो इस के आधार पर बाकी सभी लोक नियोजन के जितने भी विषय हैं उनमें सभी के लिए अवसरों की समानता है। अर्थात नियुक्ति संबंधित जो भी पद आएंगे उनमें सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेंगे। इन लोगों को ये जो 3 मुख्य बिंदु हुए, ये मुख्य धारा में ले आने तक इनको विशेष प्रावधान के तहत बड़े ही सावधानी से इनको मुख्य धारा में ले आने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा जो बिंदु है अनुच्छेद 17वां, इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। समानता लाने की दृष्टि से अस्पृश्यता सत छुआछूत के उन्मूलन के लिए यह बनाया गया और इसमें कहा गया कि छुआछूत जो है एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। किसी भी व्यक्ति से उसके जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म या लिंग के आधार पर छुआछूत नहीं किया जाएगा। भारत के समस्त नागरिक एक हैं और उनमें एक मानवीयता का धर्म है, सभी में भारतीयता निवास करती है और भारतीयता के आधार पर सभी भारतीय एक हैं, इसलिए कहीं भी अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। यही कहता है ये अनुच्छेद। अगला 5वां जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया।
पहले कुछ लोगों को विशेष उपाधियां दी जाती थी और उपाधियों के आधार पर उनको विशिष्ट सुविधाएं दी जाती थी, जो आम आदमी से अलग सुविधाएं हुआ करती थी। उसी क्रम में पहले राजा महाराजा भी थे और अन्य उनके गणमान्य व्यक्ति भी हुआ करते थे। तो अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया और यह स्पष्टतः लिखा गया कि सेना या विधि संबंधित अन्य सम्मान के अलावा, विधि संबंधित अर्थात संविधान में स्वीकृत, जैसे जो भी हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि, तो विधि सम्मान जो संबंधित सम्मान है, इनके अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से यदि कोई उपाधि लेना चाह रहा है तो भी भारत की राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई अन्य उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अर्थात भारत में उपाधियों का अंत होने का मतलब किसी भी भारतीय को कोई भी अलग से विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें दो चीजों से छूट है, एक तो सेना के द्वारा दी गई उपाधियां और दूसरी विधि जो नियम है उसके आधार पर जो भी नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, इनको छोड़ करके, इनसे संबंधित उपाधियों को छोड़ करके अन्य अलग से कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आज की परिचर्चा बस यहीं तक। समानता के अधिकार पर हमने परिचर्चा किया। क्रमशः प्रतिदिन हम एक एक अधिकारों को लेकर के चर्चा करेंगे ताकि ये वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और सभी बिंदु भी समाहित हो, सभी अनुच्छेदों पर भी परिचर्चा हो जाए और आपके लिए ये बोधगम्य भी रहे। और आपको अगर कोई जिज्ञासा हो रह जाती है, आपकी कोई प्रश्न रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। और दूसरे स्लाइड्स में जो होमवर्क आपको दिया गया, उस होमवर्क को, गृह कार्य को आप पूरा करेंगे, पूरा करके मेल से और उससे भेजने का प्रयास करें। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में अगले अनुच्छेद को लेकर के, अगले मौलिक अधिकार को लेकर के हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।